मैं मंजू कुमारी मीना, सहायक आचार्य, व्यवसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज हम अध्ययन करेंगे फर्म का पुनर्गठन के बारे में कि किसी फर्म का पुनर्गठन किस तरीके से किया जा सकता है या किन किन परिस्थितियों में हम फर्म का पुनर्गठन कर सकते हैं। जब किसी फर्म के साझेदारों के आपसी संबंध में परिवर्तन होता है तथा फर्म की संरचना में परिवर्तन होता है तो इसे फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। फर्म का पुनर्गठन किसको कहा जाता है? जब किसी फर्म के साझेदारों के आपसी संबंधों में परिवर्तन या फर्म की संरचना में परिवर्तन हो तो इसे फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। पुनर्गठन किन किन परिस्थितियों में होता है? साझेदारों के प्रवेश के द्वारा, साझेदारों की निवृत्ति के द्वारा, साझेदारों के निष्कासन के द्वारा, साझेदार के दिवालिया होने पर और साझेदार की मृत्यु पर, साझेदार द्वारा हित हस्तांतरित करने पर। नए साझेदार का प्रवेश किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारों की सर्वसम्मति से किसी भी नए व्यक्ति को फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। धारा 31 फर्स्ट के अनुसार स्पष्ट है कि एक स्थापित फर्म में निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार से नए साझेदार को सम्मिलित किया जा सकता है। सभी साझेदारों की सहमति से नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में साझेदारों के बीच पहले से हुए किसी अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रवेश दिया जा सकता है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह है कि सब साझेदारों की सहमति से ऐसा हो जिससे फर्म का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, किंतु यदि अनुबंध के अनुसार किसी एक अनुभवी साझेदार को किसी नवीन व्यक्ति को साझेदार बनाने या न बनाने का अधिकार दिया गया है तो अन्य साझेदार विरुद्ध मत रखने पर भी उंगली नहीं उठा सकते हैं। इसी तरीके से नए साझेदार के कुछ अधिकार और दायित्व भी उत्पन्न होते हैं। अगला है कि साझेदार का निवृत्त या पृथक होना। निवृत्त या रिटायर होने से यहाँ आशय यह है कि केवल एक साझेदार तो अपने को पृथक कर ले और शेष साझेदार फर्म के कारोबार को चालू रखें। ऐसी दशा में फर्म समाप्त नहीं होती। यदि किसी एक साझेदार के अलग होने से फर्म समाप्त हो जाए तो इसे निवृत्ति नहीं कहेंगे, यह तो फर्म की समाप्ति कहलाएगी। निवृत्त होने की 3 दशाएं होती हैं, मतलब रिटायरमेंट होने की 3 दशाएं होती हैं। अन्य साझेदारों की अनुमति से साझेदारी अनुबंध में व्यवस्था होने पर स्वतः निवृत्त होना, ऐच्छिक साझेदारों में लिखित सूचना देकर। इसी तरह निवृत्त होने वाले साझेदार का भी कोई न कोई दायित्व तो बनता ही है। वो इस तरीके से है कि निवृत्त के पूर्व के कार्यों के लिए दायी, बाद के कार्यों के लिए भी सार्वजनिक सूचना न देने का दायित्व होता है। साझेदारों की जानकारी के बिना दायित्व नहीं। निष्क्रिय साझेदार बिना सूचना के भी निवृत्त हो सकता है। अब है साझेदार का निष्कासन। कहने का मतलब अन्य साझेदारों के द्वारा किसी एक साझेदार को निकाल देना। सामान्यतः किसी भी साझेदार को साझेदारी फर्म से निकाला नहीं जा सकता, किंतु निम्नलिखित 2 परिस्थिति में एक साझेदार को फर्म से निकाला जा सकता है। यदि साझेदारों के आपसी ठहराव द्वारा उन्हें ऐसा अधिकार हो, उन्होंने ऐसा अधिकार का प्रयोग सद्भावना से किया हो। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि जब किसी साझेदार को साझेदारी से निकाला जाए तो आपसी समझौते की समस्त शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। दोषी साझेदार को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए तथा उसको स्पष्टीकरण देने या निष्कासन करने का यह उल्लेखनीय है कि साझेदारों को स्पष्ट अधिकारों के अंतर्गत सर्वसम्मति से ही हटाया जा सकता है। इसके अभाव में हटाना व्यर्थ है। वैध रूप से हटाए गए साझेदारों के दायित्व भी निवृत्त होने वाले साझेदार के समान ही होते हैं। अगला है साझेदार का दिवालिया होना। किसी भी साझेदार को दिवालिया घोषित किए जाने की तिथि के बाद वह फर्म का साझेदार नहीं रहता, भले ही फर्म का विघटन हो अथवा नहीं।
यदि साझेदारी अनुबंध के अनुसार किसी साझेदार को दिवालिया घोषित किए जाने पर फर्म का विघटन नहीं किया जाता है तो दिवालिये साझेदार की संपत्ति फर्म के कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। इस प्रकार दिवालियेपन की घोषणा की तिथि के बाद से दिवालिये साझेदार के कार्य से फर्म उत्तरदायी नहीं होगा। संक्षेप में किसी भी साझेदार के दिवालिया होने के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। दिवालिया व्यक्ति साझेदार नहीं बना रह सकता। साझेदार को जिस दिन दिवालिया घोषित किया जाता है उसी दिन से फर्म का साझेदार नहीं रहता। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में एक साझेदार के दिवालिया होने पर संपूर्ण फर्म का विघटन हो जाता है। दिवालियेपन की घोषणा के बाद दिवालिये की संपत्ति फर्म के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं रहती है। फर्म दिवालिये साझेदार के कार्यों के लिए बाध्य नहीं होती है। अगला है साझेदार की मृत्यु। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में किसी एक साझेदार की मृत्यु होने पर संपूर्ण साझेदारी का विघटन हो जाता है। किंतु यदि साझेदारी के अनुबंध के अनुसार फर्म का विघटन नहीं होता है तो साझेदार की मृत्यु के बाद किए गए कार्यों के लिए मृत साझेदार की संपत्ति उत्तरदायी नहीं होगी। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साझेदार की मृत्यु की दशा में किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं इसको कि अंता बंता संता 3 साझेदार हैं। दंता संता की मृत्यु से पहले माल का आदेश प्राप्त करता है किंतु सुपुर्दगी उसकी मृत्यु के बाद देता है। सुपुर्दगी के समय उसे दंता की मृत्यु की सूचना भी नहीं है। ऐसी दशा में भी संता की संपत्ति माल के मूल्य के भुगतान के लिए दायी नहीं है क्योंकि साझेदार की मृत्यु की सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य नहीं है। साझेदार द्वारा हित हस्तांतरण। यदि फर्म का कोई साझेदार अपने हितों को किसी दूसरे के व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है तो भी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। साझेदार कोई भी किसी भी फर्म में अपने हित का अन्य व्यक्ति को विक्रय करके अथवा गिरवी रखकर अथवा प्रभार उत्पन्न करके हस्तांतरित किया जा सकता है। अब हस्तांतरित हित प्राप्त करके भी फर्म का स्वतः साझेदार नहीं बन सकता। हस्तांतरित के कुछ अधिकार होते हैं। इसका स्थानांतरण करने के बाद हस्तांतरित के निम्नलिखित अधिकार होते हैं। हस्तांतरण करने वाले साझेदार के लाभ में से हिस्सा प्राप्त कर सकता है। यदि किसी साझेदार सर्वसम्मति से उसे साझेदारी फर्म में शामिल करते हैं तो उसे फर्म की सम्मिलित होने का भी अधिकार होता है। तो ये सभी इन परिस्थितियों में हम फर्म का पुनर्गठन कर सकते हैं। तो जो हमने परिस्थिति समझी है कि कौन कौन सी परिस्थिति में पुनर्गठन किया जा सकता है और उस समय कौन कौन से दायित्व और अधिकार प्राप्त होते हैं।